आज हम राइट टू इक्वालिटी देखेंगे जो कि आर्टिकल 14 to 18 है। स्टेट राज्य नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, और ये जो लॉ है बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, ओनली सिटीजन्स को नहीं है, सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। ओके, और जो वर्ड पर्सन है इंक्लूड्स लीगल पर्सन्स जैसे कि स्टैट्यूट कॉरपोरेशन, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ वगैरह जो होती है, और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। तो आप ध्यान रखिएगा। वह देखिए, राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में टेरिटरी ऑफ इंडिया कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, मतलब डिनाई नहीं करेगा उन्हें। ओके, और जो यह अधिकार है नागरिकों को तो रहेंगे ही, विदेशियों को भी उपलब्ध है। एंड ये जो व्यक्ति में क्या शामिल है, कानूनी व्यक्ति जैसे कि वैधानिक निगम, कंपनियां जो पंजीकृत सोसाइटी वगैरह हैं वो भी हैं। एंड किसी भी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति शामिल हैं इसमें। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यह ब्रिटिश ओरिजिन की है जिसे ए बी डाइसी ने दिया है। इसमें क्या बोलते हैं वह, किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। ओके, एंड इक्वल सब्जेक्शन हो गया ऑफ ऑल पर्सन, जो कि लॉ ऑफ द लैंड है, एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी जो लॉ कोर्ट है। ओके, यहाँ देखिए कानून के समक्ष समानता को, एंड किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। एंड जो सभी व्यक्ति हैं देश के सामान्य कानून के प्रति सामान्य रूप से अधीन होना। ठीक है, सामान्य कानून एंड समान रूप से आप उसके अधीन होंगे, जिसे सामान्य कानून न्यायालयों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है, और नो पर्सन वेदर रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, कोई भी लॉ के एबव नहीं है। और यह एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। एंड जो रूल ऑफ लॉ मीन्स है, सीधे से समझिए आप इसे, लॉ इज सुप्रीम होगा एंड सभी को इसको फॉलो करना होगा। यहाँ देखिए, अब हमने देखा चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, छोटा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, कानून से ऊपर नहीं है। और यह एक नकारात्मक उदाहरण है, और जो कानून है वो सर्वोच्च है और सभी को इसका पालन करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ है वो ऊपर है, कानून सर्वोच्च है। ओके, अब यहाँ देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाला जो हमने देखा वो कहाँ से लिया गया था, ब्रिटिश ओरिजिन का था, ए बी डाइसी वाला था। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। और इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इक्वल सर्कमस्टेंसेस होगी तो ट्रीटमेंट भी इक्वल होगी, बहुत प्रिविलेजेस एंड लाइबिलिटीज़ दोनों में। प्रिविलेजेस मीन्स बेनिफिट्स जो होते हैं, और लाइबिलिटीज़ मीन्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होते हैं। ओके, एंड सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, एक जैसे के साथ एक जैसे व्यवहार किया जाएगा। ओके, यहाँ देखिए हिंदी में कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और जो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, विशेषाधिकार और दायित्व दोनों में। ओके, और समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पर समान कानून का समान उपयोग होगा, समान स्थिति में समान कानून। द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, एंड यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाला हमने जो देखा ब्रिटिश ओरिजिन वाला, वह निगेटिव कॉन्सेप्ट था। एंड और आगे देखिए, इक्वल टू बी ट्रीटेड इक्वली, जो एक जैसे हैं उनको एक जैसे व्यवहार किया जाएगा। एंड अनइक्वल शुड बी गिवन सम प्रेफरेंसेस, अनइक्वल को कुछ प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, जैसे कि आपको पता ही होगा बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। ओके, यहाँ देखिए समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, यह एक सकारात्मक उदाहरण है। इससे पहले वाला जो हमने देखा था ब्रिटिश ओरिजिन वाली, वह नकारात्मक उदाहरण थी। और समान लोग के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और असमान लोगों को कुछ प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि आपको पता ही होगा जो आरक्षण का आधार है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है यह बेसिक फीचर्स है, तो इसे डिस्ट्रॉय नष्ट नहीं किया जा सकता,
संविधान संशोधन के जरिए भी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन के जरिए भी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बेसिक फीचर्स है। कुछ अपवाद है समानता के। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है नॉट एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं है। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट। पहला देखिए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आर्टिकल 361, जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है नॉट एंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइजिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ इस ऑफिस। ओके, एंड इनके खिलाफ किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती और अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है। एंड इनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है 2 मंथ्स नोटिस देकर। और अनुच्छेद 361 ए समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविज़न में प्रकाशन से रिलेटेड है। एमपीस एंड एमएलएस वाले देखिए, एमपीस में कौन हो जाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो एमएलएस में लेजिस्लेटिव असेंबली विधानमंडल वाले आ जाएंगे। और एमपी हो या फिर एमएलए, यह लायबल नहीं है एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और कमेटी। ओके, और जो यूएनओ है एंड उसकी एजेंसीज है उनको भी कुछ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज मिलती हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध है। जैसे कि स्टेट है सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो राज्य है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अगेंस्ट एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक को। किस ग्राउंड पर? ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, केवल यही। ओके, जैसे कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो आप इन सारे शब्दों को याद रखिएगा कि राज्य जो है किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव का मतलब आपको पता ही होगा। जो हमने ग्राउंड्स देखे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ओनली इन्हीं चीज़ों पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन को रोकती है। ओके, और जो अदर ग्राउंड्स हैं वह प्रोहिबिटेड नहीं है, मीन्स अदर ग्राउंड पे भेदभाव किया जा सकता है। तो ये आप रिमेंबर रखिएगा। और जो हमने प्रोविज़न देखा वह प्रोहिबिट्स करती है डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट। ओके, यह प्रावधान केवल राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, ये ध्यान रखिएगा। नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसे आप याद रखिएगा कि किन आधारों पर है जो नागरिक है उन्हें डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस इनके अधीन नहीं किया जाएगा। आप एक्सेस कर सकते हैं शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। आप इन सब जगहों पर जा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। जो हमने यहाँ देखा डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन वही है। एंड दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुँच होगी सभी के। और आप यूज़ कर सकते हैं वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो कि मेंटेन की गई है पूरी तरह या फिर पार्सली बाय स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। और इससे पहले वाला जो हमने देखा था प्रोविज़न जो पढ़ा हमने, वह स्टेट को प्रोहिबिट्स कर रहा था, लेकिन यहाँ प्रोविज़न देखिए प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ प्राइवेट भी इंक्लूड है। कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थानों का उपयोग जो पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए रखा जाता है, आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित है।
और यह जो प्रावधान है राज्य और निजी व्यक्ति दोनों द्वारा भेदभाव को रोकता है। ऐसा नहीं कि राज्य बस है, इसमें निजी व्यक्तियां भी शामिल हैं। कुछ अपवाद भी हैं, उन्हें देखते हैं हम। जैसे कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो राज्य है महिलाओं या फिर बच्चों के लिए कोई प्रावधान करने के लिए अनुमति है उनको, वह चाहे तो कोई प्रावधान बना सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज और प्रोविज़न ऑफ प्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इस तरह की चीज़ें स्टेट कर सकती है। राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जाति या फिर जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने की अनुमति है। मीन्स एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये स्पेशल प्रोविजन करने का परमिट है, स्टेट के पास अनुमति है उन्हें। 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, इसमें क्या है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एंड इसमें ये आप ध्यान रखिएगा प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड है, जो कि एडेड हो या फिर अनएडेड हो बाय द स्टेट, एक्सेप्ट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शामिल नहीं है। और 103 अमेंडमेंट एक्ट, ये सभी आपको पता ही होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% ऑफ सीट्स, और जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वुड बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेसिस क्या है, ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। ओके, आर्टिकल 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता के बारे में है। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सार्वजनिक रोजगार वाले होते हैं उसमें सभी नागरिकों को समानता होगी। इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस, जो कि अंडर द स्टेट होगी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यह पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। ओके, और किसी भी सिटीजन्स के साथ, नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस ग्राउंड पर, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंट। तो ये जो ओनली का ग्राउंड है इसे आप रिमेंबर रखिएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है एक कैंडिडेट हायर कर रही है और टीचिंग पोजीशन के लिए, पढ़ाने के लिए इन पब्लिक स्कूल में, तो वह यह नहीं बोल सकती कि यह हिंदू है या मुस्लिम है या फिर कोई अदर रिलीजन है, तो हम आपको अपॉइंटमेंट या फिर सिलेक्ट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये सब नहीं होगा आपके साथ। और अदर ग्राउंड भी हैं, जैसे कि रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। इन सभी चीज़ों पर आपके साथ स्टेट किसी भी तरह की भेदभाव नहीं कर सकती, जो कि आर्टिकल 16 बोलती है। गवर्नमेंट जो है किसी भी चीज़ के लिए कैंडिडेट हायर करना चाहती है तो वह यह नहीं बोल सकती कि मुझे इस कास्ट के लोग चाहिए, उस कास्ट के लोग चाहिए जिसे मैं हायर करूं। तो आपके साथ कास्ट के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें देखकर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शन में क्या बोल रहा, जो पार्लियामेंट है, संसद है, वह प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस, ओनली वाले में रेसिडेंस था तो रेसिडेंस को एज ए कंडीशन कर सकती है पार्लियामेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में इन ए स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हो या फिर लोकल अथॉरिटी हो या फिर अदर अथॉरिटी में। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है, जो गांव वाले स्कूल होते हैं, विलेज वाले स्कूल होते हैं, उसमें टीचर को अपॉइंट करना चाहती है, तो संसद ये बोल सकती है, पार्लियामेंट यह बोल सकती है कि मुझे इस रेसिडेंस के लोग चाहिए, इस निवास स्थान के लोग चाहिए, जिन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा या फिर करूंगी
या फिर एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं, तो पार्लियामेंट जो है ये बोल सकती है कि हमें इस रेसिडेंस के लोग चाहिए इस फॉरेस्ट में काम करने के लिए, क्योंकि आप समझिए जैसे कि वह वहाँ हमेशा से रह रहा है, फैमिलियर हो, तो वहाँ के जो इकोसिस्टम वगैरह है उसका ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएगा, इसलिए ऐसा है। इसी तरह हमने गांव वाले स्कूल में रेसिडेंस को देखा एज एक्सेप्शन के रूप में, और यह जो है स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर अदर अथॉरिटी कहीं भी हो सकती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा। और जो इस तरह के प्रोविजंस है ना, यह केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही बने हुए हैं, बाकी राज्यों में इस तरह के प्रोविजंस प्रावधान नहीं है। जो स्टेट है रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है ऑफ अपॉइंटमेंट और इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास जो कि रिप्रेजेंट नहीं है इन द स्टेट सर्विस में पर्याप्त रूप से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा इसको भी आप। रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में है, तो इसको समझिए आप। मान लीजिए कोई स्कूल है जो कि रन किया जा रहा है उसको एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के द्वारा उसको रूल किया जा रहा है। तो उस रिलीजियस ग्रुप के लोग ये चाहते हैं कि वहाँ जिसका भी अपॉइंटमेंट वगैरह हो वह उस रिलीजियस ग्रुप का ही हो, क्योंकि ये रिलीजियस ग्रुप के बारे में चल रहा है यहाँ बात। तो सेम रिलीजियस ग्रुप के रहेंगे तो रिलीजियस बिलीफ वगैरह भी सेम रहेगी, और स्कूल वगैरह जो चल रहे हैं वह भी रिलीजियस ग्रुप वाले हैं। तो यह पॉसिबल है कि लॉ ऐसा बोलती है कि अगर आप चाहते हैं अपने ही रिलीजियस वाले को अपॉइंट करना तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से रिलीजियस ऑटोनॉमी होती है कि उस रिलीजियस ग्रुप के जो यूनिक कैरेक्टर है उसको बनाए रखा जा सके, इसलिए ऐसा परमिट कर देते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जो सब हम पढ़ रहे हैं यह एक्सेप्शन है, अपवाद है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 103 जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसमें EWS से जोड़ा गया है, जिसमें 10% रिजर्वेशन वगैरह की बात होती है, 10% तक। ओके, 17 बोलता है जो अनटचेबिलिटी वगैरह होती है अगर वह किसी भी फॉर्म में होती है तो उस पर रोक है, मतलब किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और यह एक पनिशेबल ऑफेंस है, जैसा भी लॉ में दिया रहेगा उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। मान लीजिए जैसे कि कोई विलेज है जहाँ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं, उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा, वो यह बोला जा रहा कि आप इस कास्ट के हैं इसलिए हम आपको मंदिर में नहीं जाने देंगे, और इसके पीछे का कारण ये बताते हैं कि आप इम्प्योर हो, अशुद्ध हैं, आप हमारे इक्वल नहीं हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते। अगर ऐसा होता है तो यह आर्टिकल 17 के अगेंस्ट है, इसके विरुद्ध है। आर्टिकल 17 बोलता है कि लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, इक्वल ट्रीट होनी चाहिए, और अगर अनटचेबिलिटी होती है तो लॉ में जिस हिसाब से मेंशन होगा उस हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, यह प्राइवेट को भी इंक्लूड करता है। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है या फिर कुछ भी, सभी को इंक्लूड करता है यह। और यह जो हम अनटचेबिलिटी वर्ड देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं, इसको कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है, चाहे वह कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर एक्ट हो, कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है। और किसी व्यक्ति को यदि अनटचेबिलिटी का दोषी वगैरह पाया गया है तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 थी, जिसे और स्ट्रॉन्ग किया गया, मजबूत बनाया गया और उसका नाम बदला गया
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 कुछ ऑफेंस को डिफाइंड किया गया है इस एक्ट में, जैसे कि है प्रिवेंशन ऑफ एंट्री। अगर कोई आपको रोकता है पब्लिक प्लेस पर जाने से, इसलिए क्योंकि आप इस कास्ट के हैं या फिर आपका बैकग्राउंड ये है, तो ये सब ऑफेंस में डिफाइंड किया गया है, यह सब नहीं होगा आपके साथ। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सर्विसेज। किसी का तबीयत खराब है और हॉस्पिटल वाले इसलिए मना कर रहे हैं कि आप इस कास्ट के हैं, या फिर कोई स्कूल है जहां पर इसलिए मना कर दिया जा रहा है कि आप इस कास्ट के हैं इसलिए एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो यह सब नहीं होंगे। यह सब चीजें भी इस एक्ट में डिफाइंड है, आपके साथ फेयर ट्रीट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। अगर आप किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी इस एक्ट में इसे भी शामिल किया गया है। तो आप या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है टाइटल्स को और मेक्स 4 प्रोविजंस। फर्स्ट क्या है? यह प्रोहिबिट्स करता है स्टेट को प्रदान करने से कोई भी टाइटल, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी हो। और जो मिलिट्री वाले होते हैं और जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन होते हैं उनको छोड़कर है। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ डिस्कवरी की है, तो आप उनकी डिस्कवरी के लिए उन्हें अवार्ड दे सकते हैं, बट ये नहीं कि आप उन्हें एक स्पेशल टाइटल दे दें। टाइटल्स नहीं दिया जा सकता। और यह प्रोहिबिट्स करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करने से कोई भी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। कोई फॉरेनर्स है, होल्डिंग कर रहा है एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, तो वह भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्रीज विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का कंसेंट होना जरूरी है। जैसे कोई फॉरेन एक्सपर्ट वगैरह जो काम कर रहे हैं इंडिया में, ऐसे कंसल्टेंट हो या फिर अवर गवर्नमेंट में हो, तो अगर उनकी होम कंट्री भी चाहती है उनको कुछ टाइटल्स वगैरह देना, तो वह भी प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति की मर्जी के बिना, उनके इच्छा के बिना नहीं हो सकती। राष्ट्रपति का कंसेंट होना जरूरी है। इसमें सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स भी हैं। अगर वह होल्डिंग करते हैं एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, और वह कुछ प्रेजेंट वगैरह इमोलमेंट जो उपहार वगैरह होते हैं पारिश्रमिक, अगर वह सब एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट का कंसेंट होना जरूरी है। और जो वंशानुगत टाइटल होते थे, जैसे कि महाराजा राज बहादुर राय साहब, इस तरह के, इन्हें बैंड कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि यह अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस थे। और इसे आप सभी जानते होंगे, नेशनल अवार्ड्स जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, ये सब दिया जा सकता है। और जो ये अवार्ड्स हैं, इसे टाइटल्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18। प्रोहिबिट्स करता है ओनली हेरिडेटरी, जो वंशानुगत वाले टाइटल्स होते हैं, ओनली उनको प्रोहिबिट्स करता है। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी का यह बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। और अगर किसी को यह अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो वह नाम के पहले या फिर नाम के बाद में उस अवार्ड को नहीं लिख सकता, जैसे कि पद्म भूषण और उसके बाद नाम, या फिर नाम के बाद पद्म भूषण, इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। अगर वह इस तरह की चीजें करता है तो उन्हें पुरस्कार से वंचित किया जा सकता है। यह जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसे 1954 में स्थापित किया गया था और 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी ने इसे बंद कर दिया था। और 1980 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इन्होंने इसे फिर से शुरू किया।